नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं मुझे यानी दीपक को। और आज मैं आपके लिए एक फिर भूतिया कहानी लेकर आया हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। यह थोड़ा कॉमेडी हॉरर है, इसलिए इसमें उतना हॉरर नहीं है, लेकिन कॉमेडी से भरपूर है। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुने। आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी जिद। शाम में मैं अपने दोस्तों के साथ चौक पर चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। छोटा शहर है, गिने चुने 2 सिनेमा हॉल हैं, जिनमें से एक बंद ही है, तो मनोरंजन का कुछ खास इंतजाम बचता नहीं। तो हम लोग चाय का मज़ा ले रहे थे, तभी अचानक हल्ला उठा कि संतोषी चौक में बैजू कैला की बेटी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, वह लोगों को उठा उठा के पटक रही है। हम लोग चौक गए। उठा उठा के पटक रही है मतलब सनी देओल की आत्मा घुस गई है लड़की के अंदर। उठा उठा के पटकूंगा, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कहकर हम लोग हंसने लगे। लेकिन बात अनोखी थी, और ऐसी खबरें तो तुरंत ही कौतूहल का कारण बन जाती है और आग की तरह फैलती है। अब 14-15 साल की लड़की कैसे बड़े बड़े लोगों को उठाकर फेंक सकती है, यह देखने के लिए मैं बेताब हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ज़बरदस्त मनोरंजन का आभास हो रहा था। और इतने अच्छे मनोरंजन के विषय में मैं आजकल ही आनंद लूँ, यह भी सही नहीं है। तो मैंने बंटी कार्टन वाले को अपने साथ ले लिया। वो मेरे घर के सामने ही रहता था। कार्टन डब्बा बेचा करता था, मतलब दुकानों से इस्तेमाल किए हुए कार्टन इकट्ठा करता, फिर उसे थोक में बेचकर पैसा कमाता। इसी से उसका नाम पड़ गया बंटी कार्टन। उसे मैंने कहा कि चल, खबर मिली है कि संतोषी चौक पर एक लड़की बड़े बड़े लोगों को उठा उठाकर पटक रही है। उसके शरीर में शक्ति आ गई है। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है, सुबह से ही हल्ला सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, चल कर देख आते हैं। वह भी तैयार हो गया और हम लोग निकल पड़े सत्य की तलाश में। देखते हैं शक्ति आई है या शक्ति कपूर। उसके बाद मेरी मोटरसाइकिल पर निकल पड़े हम दोनों संतोषी चौक की ओर। संतोषी मंदिर के बगल से एक रास्ता रेलवे कॉलोनी के अंदर गया है। वहां पहुंचकर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई वारदात वाली जगह खोजने में, क्योंकि और भी लोग आकर वहां जमा हो गए थे मनोरंजन की तलाश में। भीड़ उमड़ पड़ी थी, मजमा लगा हुआ था। यह सब बातें अक्सर लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन जाती है। किसी को कुछ आता जाता तो है नहीं। कुछ लोग डर के कारण देखने जाते हैं, कुछ मजाक के लिए, कई लोग को यह सब रोमांच से भरा लगता है। हम लोग को जहां पहुंचे वो एक रेलवे क्वार्टर थी। वहां जाकर पता चला कि सुबह से ही वो लड़की अपने पड़ोस के 3-4 लोगों को पकड़कर पीट चुकी है। मारपीट की शुरुआत तब हुई थी जब उसके भाई ने उससे पानी मांगा, पर उसने जब बात नहीं सुनी तो बड़े भाई ने उसको आकर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, उस लड़की ने एक हाथ से अपने बड़े भाई को उठाकर आंगन में फेंक दिया। यह घटना तो हम देख नहीं पाए थे, लेकिन कुछ चश्मदीदों का कहना था कि उसके बाद 10-15 मिनट तक लड़की ने अपने भाई को कुत्ते की तरह पटक पटक कर पीटा। आखिरकार उसे बचाने के लिए आसपास के लड़के भी घर में घुस गए और बहुत घमासान युद्ध के बाद बड़े भाई को बचाया जा सका। खतरे को खुला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए सबने मिलकर लड़की को रस्सी से बांधकर रखा। हम लोग जब पहुंचे तब उस लड़की के पिताजी, जो कि रेलवे में काम करते थे, जो कहीं बाहर गए हुए थे, उनको खबर मिलते ही वापस लौट आए घर। आते ही लड़की को इस हालत में देखकर उन्होंने तुरंत उसके सारे बंधन खोल दिए। आखिर बेटी है उनकी, कोई भी पिता अपने बेटी को कष्ट में नहीं देख सकता। रस्सी खुलते ही लड़की उठकर खड़ी हो गई और अपने पिता की कॉलर पकड़कर उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा। पिता को भी भक्ति थी, पर उनकी बेटी के पास तो शक्ति थी। रस्सी नहीं खोलने के लिए सबने मना भी किया था, लेकिन पुत्री प्रेम में अंधे होकर उन्होंने बंधन खोल दिए। उसका नतीजा यह हुआ कि उनकी बेटी उनका भी आस्तीन पकड़कर बोल रही थी कि रास्ते से हटने के लिए। उसके बाद परिस्थिति देखकर तो उसके पिता के होश उड़ गए।
लेकिन तब तक में लड़की आज़ाद हो चुकी थी। फिर उसने अपने पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे रोकने के लिए फिर से आसपास के लोग कूद पड़े और फिर हाथापाई शुरू हो गई। यह वाली मारपीट हमने लाइव टेलीकास्ट देखी, मज़ा ही आ गया। उसके बाद मोहल्ले के लड़कों ने मिलकर उसे फिर से रस्सियों से बांधा। अब सब लोग चिंतित थे कि क्या किया जाए, इस मुसीबत का हल कैसे निकालें। फिर किसी ने हिदायत दी कि इसे मस्जिद ले चलो, ऐसी चुड़ैलों को वहाँ लेटा लेटा कर पीटा जाता है। एक ऑटो तैयार ही थी, शायद पहले से ही किसी ने बुलाकर रखा था। समाज सेवकों की कमी थोड़ी थी। लड़की के हाथ पैर बांधकर उसे ऑटो के पीछे चढ़ा दिया गया, जैसे गाड़ी में आलू की बोरी लाद कर ले जाते हैं उसी तरह। उसके बाद सब मिलकर चले मस्जिद में मौलवी साहब के पास। आखिर 14 साल की एक लड़की 10-12 लड़कों पर भारी पड़ रही थी, जो कि जवान मजबूत लौंडे थे। बात तो अलौकिक थी। लड़की को ऑटो में डालने के क्रम में उस लड़की ने हर एक को पीटा, जो हमने अपनी आंखों से खड़े होकर देखा। लेकिन हम सब इस वारदात में हाथ देना नहीं चाहते थे, इसलिए दूर ही खड़े होकर देख रहे थे। क्योंकि हमें मार नहीं खानी थी, इसलिए हमने कोई मदद नहीं की। उसके बाद वहाँ से ऑटो चल पड़ी और जाकर ड्राइवर टोल मस्जिद के सामने रुकी। स्टेशन से जो पैदल पुल नीचे आती है, उसी के बिल्कुल नज़दीक ही ये मस्जिद है। अंदर से एक बूढ़े मौलवी साहब को बहुत ही मिन्नत करके बाहर बुलाया गया और इस लड़की को घसीटकर ऑटो से नीचे उतारा गया। ज़मीन पर रखते ही फिर से गाली गलौज हल्ला हुक्का शुरू कर दी। लड़की ने इतनी अश्लील अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रही थी कि सुन के बस मज़ा ही आ गया। मौलवी साहब उसके पास आकर उसके माथे में हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। शायद अपनी भाषा में कोई कलमा पढ़ रहे होंगे। उस लड़की की भी हिम्मत माननी पड़ेगी। वो मौलवी को ही गाली देने लगी। तेरी दाढ़ी में आग लगा दूंगी, लुंगी फाड़ दूंगी, मुझे छोड़ो, इत्यादि इत्यादि। फिर लड़की उसके देह पर उल्टी कर दी। मौलवी जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, एक गिलास पानी भरकर ले आओ नाले से। फिर उन्होंने वह नाले का पानी उस लड़की के शरीर पर फेंक दिया। तुरंत उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लड़की ऐसे चिल्लाने लगी जैसे किसी ने उसके बदन में तेजाब फेंक दिया हो। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि इसको पकड़ो। 4-5 लड़के ने उसे दबोच कर उसका मुंह खोला और मौलवी साहब ने नाली का पानी उसके मुंह में डाल दिया। अचानक से लड़की नर्म पड़ गई, रोने लगी, अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगी। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, आप लोग एक काम कीजिए, इन्हें लेकर लाल कोठी चले जाइए। वहाँ पर एक बहुत पुराने पहुँचे हुए फ़कीर बाबा रहते हैं, वो ही इनका इलाज कर सकेंगे। उसके बाद उस लड़की को फिर से उठाकर ऑटो में फेंका गया। वहाँ से ऑटो चल पड़ी, साथ में हम लोग भी चल पड़े और लगभग 150 से ज़्यादा लोग भी हमारे साथ चल दिए। यह घटना सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। हम जिस घटना को मजाक समझकर देखने के लिए गए थे, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक घटना बन चुकी थी। लाल कोठी में दुर्गा मंदिर पार करके तीसरी गली के अंदर सबसे आखिरी मकान उस फ़कीर बाबा की थी। एकदम टूटा फूटा, दीवारों से प्लास्टर, 2-4 खंभे गिर चुके थे। मुझे तो लग रहा था कि इतने लोग अंदर घुसने पर कहीं बचा खुचा घर भी ना गिर जाए। अंदर घुसते ही हमने देखा कि अंदर एक बड़ा आंगन है, जहाँ पर फ़कीर बाबा बैठे हुए हैं। जो लोग लड़की को साथ में लेकर गए थे, उन्होंने जाकर बाबा को सारी बातें बताई। बाबा ने सब कुछ समझा और लड़की को आंगन के बीच में बिठाने के लिए कहा, पर हाथ पैर खोलने से मना किया। इससे मैं समझ गया बाबा दूरदर्शी थे। उसके बाद वह फ़कीर बाबा कमरे के अंदर गए और अंदर से एक टूटी हुई कुर्सी निकालकर बाहर ले आए। उस कुर्सी में सिर्फ लकड़ी बची हुई थी, रंग कब का उड़ चुका था और कुर्सी का एक हाथ रखने वाला हैंडल भी टूट चुका था, जिसे रस्सी से बहुत मजबूती से बांधा गया था।
कुर्सी लाकर उन्होंने आंगन के बीच में रखा और वहाँ पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगे। लड़की अभी तक ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसके बाद बाबा वहाँ से उठे और सफ़ेद आटे जैसा कुछ लड़की के चारों तरफ घूम घूम कर छींटने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हम लोगों को एक गोलाई नज़र आने लगी जिसके अंदर लड़की कैद हो गई थी। यहाँ पर उस टूटे हुए घर का नज़ारा स्टेडियम जैसा हो गया था। कई 100 दर्शक इकट्ठे हो गए थे यहाँ। उस गोलाई को केंद्र करके हम लोग भी आसपास में बैठे हुए थे। हमारे पीछे लोग खड़े थे, उनके पीछे और भी लोग खड़े थे। घर के ऊपर छत पर भी लोग खड़े थे। आसपास के ऊंचे ऊंचे इमारत से लोग वहां पर नजरें गड़ाए देख रहे थे। इस तरह का तमाशा लोगों के लिए आम नहीं है। मोहल्ला ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब थोड़ी देर में यहाँ पर चाय वाला, बादाम वाला चाय और बादाम बेचने के लिए ना आ जाए। लग रहा था कि किसी पिक्चर की मूवी की शूटिंग चल रही हो। यहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे थे, अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। सब ने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा हुआ था। लोग एक दूसरे को किस्से सुना रहे थे। बड़ा मज़ा आता है लोगों के बारे में ये सब करने में। कोई पूछ रहा था कि लड़की कहाँ की है, क्या हुआ है। हमारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी, इसलिए हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस लड़की और बाबा पर ही था। चारों तरफ सब की आवाज़ें गूंज रही थी। अचानक लड़की उठ गई और एक झटके से खड़ी हो गई। कोई धरती पर पड़ा हुआ है और अचानक उठकर खड़ा हो जाए बिना कोई सहारे के से गजब का संतुलन। यह देखकर ही होश उड़ गए सबके। उसके बाद वहाँ शोरगुल एकदम थम गया, सन्नाटा छा गया। चारों ओर वह फकीर बाबा कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़े जा रहे थे और लड़की उस गोले के अंदर खड़ी होकर उन्हें गाली दिए जा रही थी, सांप की तरफ फुफकार रही थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन गोलाई से बाहर छलांग लगाने नहीं पाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उसके बाद फकीर बाबा ने 2 लोगों को कहा उसके हाथ पैर की रस्सियों को खोल देने के लिए। 2 लोग उस गोलाई के अंदर घुस गए और लड़की के हाथ पैर का बंधन खोल दिया। वो लोग आराम से बाहर निकलकर आ गए, पर लड़की ने फिर से कोशिश की वहाँ से बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पाई। उसके बाद बाबा उठकर खड़े हो गए और लड़की के सामने जाकर गोलाई के निकट खड़े होकर कुछ बड़बड़ाने लगे और उस लड़की का हाथ अपने आप पीछे जाने लगा। दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे जाकर बंध गए। वह उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। हम लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि हाथों को बंधा नहीं गया था, पर लग रहा था कि कोई अदृश्य रस्सी से उसके हाथ को जकड़ कर बांध दिए गए हैं, जिससे वह बहुत छटपटाने के बाद भी खोल नहीं पा रही थी। वह लड़की वहाँ खड़े होकर गाली देने लगी। करे भी तो क्या करे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। लेकिन तभी बाबा ने जोर से चिल्लाया, बैठ। अचानक से वो लड़की घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गई और बिल्कुल शांत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद उस फकीर ने उससे कुछ सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि तू कौन है। उसने कहा कि उसका नाम रंजीत है। कहाँ रहता है। भेड़िया रखा। वहाँ से इधर कैसे आया। इस लड़की को जानता है तू। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़की को। क्या रिश्ता है इसके साथ। कुछ नहीं। बोलता है या तुझे यहीं राख कर दूँ। प्यार करता हूँ इससे। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो फिर हुआ क्या। मेरी मौत हो गई। कैसे। मुझे मार दिया गया। किसने मारा पता नहीं, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। तू इसलिए ही तो ये सब कर रहा है ना। हाँ, आज रात 12 बजते ही इसकी रूह मेरे साथ हो जाएगी और मैं इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। ये बोलते बोलते ही वो लड़की भी बेहोश होकर गिर गई। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सब आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक लड़की उठ कर खड़ी हो गई और नाचने लगी। जबरदस्त नाच हुआ 10 मिनट तक। कुछ लोग हंसने भी लगे, पर हम लोग तो डरे हुए थे। ऐसा जबरदस्त नाच के बाद बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं भी फीकी पड़ जाए उसके नाचने के सामने।
उसके बाद वो लड़की अचानक से शांत हो गई, फिर घुटने टेक कर बैठ गई। उस लड़की के सामने जो लड़के बैठे हुए थे उनमें से एक उसका भाई भी था। फिर अचानक वो लड़की पीछे की तरफ मुड़कर बोलना शुरू किया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। हाथ बंधे होने के बावजूद अभी भी उसके आंख खोले नहीं थे। वो जब नाच रही थी वह भी आंखें बंद करके ही नाच रही थी, लेकिन फिर भी गोले से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसने अपने भाई से कहा कि तू मेरा फैसला करने आया है, अपने बारे में सोच। तेरे घर से 2 घर के बाद जो लड़की रहती है उस लड़की के साथ तूने जो किया बताऊं सबको। उसके बाद उसका भाई वहां से दौड़कर ऐसे भागा कि जैसे किसी ने रॉकेट सुलगाई हो उसके पीछे। फिर भी वो लड़की से उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, अपने पड़ोस की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है इसने। उसके बगल में और जो भी लड़के बैठे हुए थे तमाशा देखने के लिए, वे भी वहां से भाग जाने में ही समझदारी समझे। उसके बाद वो लड़की गोले के अंदर घूम रही थी। वहां पर जो भी उसके सामने होता था उसके जीवन के इतिहास के पन्ने पलटकर सबको बता देती थी। कौन औरत किसके साथ अवैध संबंध में लिप्त है, कौन किससे प्रेम करता है, किसने किसका नशा किया है, कौन घर से भाग चुकी है और किसके साथ है, कौन अपना अवैध बच्चा गिरवा चुकी है, सब कुछ इसी तरह की अजीब अजीब बातें बता रही थी। अब धीरे धीरे लोग ने वहाँ से भागना शुरू किया। हम लोग सामने बैठे हुए थे, हम भी वहाँ से खिसक कर थोड़े पीछे आकर बैठ गए। पता नहीं भाई अपने बारे में क्या बोल दे, जो भी मोहल्ले में इज्जत बची हुई है अभी धुआं हो जाएगी। बहुत देर तक कौन बनेगा किसका पति का प्रश्नों उत्तर राउंड चला। इसकी वजह से वहाँ की आधी जनता मिस्टर इंडिया मतलब गायब हो गई। फिर से लड़की शांत खड़ी हो गई, बाबा की तरफ देखने लगी। अब हमने सोचा लगता है अब बाबा की पोल खुलने वाली है। फिर बोलने लगी, बस अब 1 घंटा बचा है, तू भी इसे नहीं बचा सकता, इसे तो मैं ले जाकर ही रहूँगा। हम लोगों ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सही बात है, 11 बज चुके थे। उसके बाद बाबा ने बांस की 7 कच्ची करचियाँ मंगवाई और करची से लड़की को पीटना शुरू किया। जब भी लड़की को 2-4 करची पड़ती थी तो वह रोने लगती थी। जैसे ही बाबा मारना बंद करते थे फिर वह हंसने लगती थी। पर यहाँ पर एक आश्चर्य बात मैंने देखा था कि जब लड़की रोती थी तो अपनी आवाज़ में, पर जब कुछ बोलती थी या किसी के बारे में बोलती थी तो बिल्कुल एक मर्द की आवाज़ में, कभी कभी किसी और आवाज़ में भी। यह बात तो किसी तरह से मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी कि एक लड़की 4-5 आवाज़ें कैसे बोल सकती है और इतनी छोटी 14 साल की लड़की एक पूर्ण वयस्क की आवाज़ कैसे बोल सकती है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। अब तो आत्मा और बाबा के बीच में युद्ध चल रहा था। वह लड़की को ले जाना चाहता था, बाबा ले जाने नहीं देंगे। यह लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, आस्था और जिद की भी थी। उसके बाद जब मार से बात नहीं बनी तो फकीर बाबा ने उसे तरह तरह के कस्में देना शुरू किया। पता नहीं किन किन लोगों के बारे में, किस राजा के बारे में बात कर रहे थे जो आत्माओं का मालिक होता है। उसके बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब प्रेत उस लड़की को शरीर छोड़ने वाला था और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने वाला था। उस पल के गवाह बहुत कम ही लोग बचे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग चुके थे। पर हम लोग अब भी डटे हुए थे। हम लोग इसका अंत देखना चाहते थे, क्योंकि यह सिर्फ किसी की जान बचाने की बात नहीं थी। मुझे यह जानना था कि क्या बुराई पर अच्छाई की जीत होती है या नहीं। आखिर में वह पल आ ही गया जब घड़ी का कांटा जाकर रुका 12 पर। उस लड़की के शरीर से आत्मा बाहर निकलने वाली थी। हम लोगों को दिख रहा था कि वो लड़की हवा में खड़ी हो गई बिना किसी सहारे के। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तब बाबा ने आखिरी दांव चला। उन्होंने उस गोले के अंदर घुसकर लड़की का हाथ पकड़ लिया और अब लड़की धरती छोड़कर हवा में लहराने लगी। उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर थे।
बाबा ने एक हाथ पकड़कर उसे खींच कर रखा था और उसका दूसरा हाथ सीधा हवा में मानो किसी ने आसमान की तरफ खींच रखा था। समय बीत रहा था। 12:20, 30 सेकंड, 40 सेकंड। आज यह सेकंड भी मिनट के बराबर लग रहे थे। लग रहा था कि समय ठहर गया है, सब कुछ थम सा गया है। सारे लोग अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, किसी तरह से लड़की की जान बच जाए। दोनों तरफ खींचने की वजह से लग रहा था कि लड़की बीच से ही 2 टुकड़े हो जाएगी। देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की हवा में उड़ रही है। और आखिरकार जैसे ही घड़ी की सुई 12:01 के समय को पार किया, लड़की हवा से अचानक धरती पर आ गिरी। हम लोगों ने सोचा कि कहानी खत्म, मर गई शायद। सब चुप, कोई आवाज़ नहीं। खुद की घुड़की सुनाई दे ऐसा सन्नाटा। उसके बाद अगले ही पल वह लड़की एक जोरदार सांस भरती हुई वापस आ गई और बाबा उसका हाथ छोड़कर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। हमें लगा कि लड़की को बचाने में शायद बाबा चल बसे। उन्हें उठाकर खटिया पर लेटाया गया। सब उन्हें पंखे से हवा कर रहे थे। कोई पैर दबा रहा था, कोई मुंह पर पानी छींट रहा था। मैं भी बाबा के तरवे सहलाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद बाबा को होश आया और उन्होंने कहा कि वे ठीक हैं। अचानक माहौल जश्न में तब्दील हो गया। लोग खुश थे बाबा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी उस बच्ची को बचाने के लिए। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, गले मिल रहे थे। मुझे यह सब देखकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आज यह बात साबित हो गई थी कि मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है।